हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा पीटी का प्रैक्टिस सेट। और आज इस वीडियो में हम सभी लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको तो यह पता ही है कि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से लिया गया सेट है, जहां पर फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो होमवर्क सीरीज के अंतर्गत। तो आज हम लोग इसी का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हम बारी बारी से सभी प्रश्नों का अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर जरूर करें। तो देखिए इसका पहला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि धूपगढ़ी की चोटी कहाँ स्थित है। तो धूपगढ़ी की चोटी यह सतपुरा की पहाड़ी में स्थित है। एक का हो जाएगा 3 नंबर। सतपुरा रेंज के अंतर्गत ये धूपगढ़ी की चोटी स्थित है। तो सतपुरा पहाड़ी है, यह ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है और इसी के अंतर्गत एक महादेव पर्वत आता है, और उस महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा धूपगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाट यानी रिफ घाटी से होकर बहती है। तो ऐसे 2 नदी हो जाएगी, एक नर्मदा और दूसरी हो जाएगी ताप्ती, जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये नर्मदा नदी जो है यह विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होकर बहती है, और सतपुरा रेंज और यहाँ विंध्याचल हो गया, इन दोनों के बीच से बहती है यहाँ पे नर्मदा नदी। और सतपुरा रेंज के दक्षिण की ओर है यहाँ पे ताप्ती नदी, ये यहाँ से प्रवाहित होती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो इसमें से चेन्ना जलप्रपात जो है यह राजस्थान में नहीं, बल्कि चेन्ना नहीं बल्कि इसे येन्ना जलप्रपात भी कहा जाता है। यह नर्मदा नदी पर यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाकी आपका चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही है, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है, और बिहार जलप्रपात यह भी चंबल नदी पर ही है, और तीनों राजस्थान राज्य में है। आगे देखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है, 4 का 2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे अधिक वर्षा मासी नाम मेघालय में होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का घाटी है वह जूट फसल के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि आपातानी सिंचाई प्रणाली का कहाँ प्रचलित है। ये जो आपातानी सिंचाई प्रणाली या पद्धति है यह अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। 6 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा विकल्प है जो गलत है। तो इसमें देख लिए कि बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर है, बिल्कुल सही है। तुलबुल परियोजना जम्मू का कश्मीर में झेलम नदी पर है। अलमाटी बांध या कृष्णा नदी पे, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, तो कावेरी गलत हो जाएगा। और चंबल परियोजना चंबल नदी पर ही है, तो इसमें से 3 नंबर गलत था। यह अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस राज्य का है, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक सड़क घनत्व है। तो यह हो जाएगा दिल्ली का सड़क घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पे स्टेट और यूटी दोनों का बात किया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट जो है यह मैग्नीज उत्पादन के बहुत ही प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक पूछता है बेलाडीला की खान है, बेलाडीला जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, बहुत सारे एग्जाम में इसे पूछ लिया गया है कि बेलाडीला की खाने किस लिए और किस राज्य में है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में और लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से कृष्णा गोदावरी बेसिन जो दक्षिण भारत में है, और यह पूर्वी घाट की ओर है, और यह जो है भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए फेमस, या यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का जो विकास अभी संभव नहीं है। तो 10 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। तो 11 का 2 नंबर हो जाएगा दिल्ली। और यहाँ अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो यहाँ का दिल्ली का लिंगानुपात 871 है। उसके बाद फिर चंडीगढ़ का बात करें तो चंडीगढ़ का 880 हो जाएगा, सबसे कम है। और दमन दीव का 904 यहाँ का लिंगानुपात है। अगर सबसे अधिक लिंगानुपात बोले केंद्र शासित प्रदेश में तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर 968 लिंगानुपात है। सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और सबसे कम
दिल्ली में। चलिए यहाँ पर समझ गए। तो अब देखिए अगला प्रश्न, अलांग सोसिया क्या है? अलांग सोसिया एक प्रकार का जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। जहाज पुनरावर्तन कारखाना है, इसी को अलांग सोसिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगा हनोई। हनोई इसकी राजधानी है। और अगर इसके मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा हो जाएगा डांग। वियतनाम की मुद्रा डांग है और इसकी राजधानी है हनोई। लाओस की राजधानी, लाओस की राजधानी हो जाएगा वियंतियन। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। और लेबनान, लेबनान की राजधानी हो जाएगा बेरूत। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा हो जाएगा मनात। मनात तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है और इसका राजधानी हो जाएगा दुशानबे। दुशानबे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। चलिए देखिए 15 नंबर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत सारे एग्जाम में इसे पूछ लिया गया है। तो यह भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। और भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। चलिए, और यह एशिया महादेश में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित नहीं था? तो बिहार में 3 महाजनपद था, ठीक है। जो बिहार में 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद है, वो कौन कौन है? तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा अंग, जिसकी राजधानी था चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रिज। और वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये तीनों बिहार में। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र आता है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की अगर मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और जन्म हुआ कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में है। जो मल्ल यहाँ पर एक चीज देखिए, कभी कभी पूछता है कि किस महाजनपद में इनका मृत्यु हुआ था? तो मल्ल महाजनपद में इनका मृत्यु हुआ। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आर्यभट्ट का जो संबंध है वह चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इसी को विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्हीं के दरबार में आर्यभट्ट रहते थे। चलिए देखिए 19 नंबर, एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? एहोल प्रशस्ति की रचनाकार रवि कीर्ति है। और यह जो एहोल प्रशस्ति है इसका संबंध चालुक्य वंश से है। चालुक्य वंश से एहोल प्रशस्ति का संबंध हो जाएगा, जिसकी रचनाकार रवि कीर्ति है। चालुक्य वंश का अगर बात करें तो सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। चलिए तो इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न 20 नंबर, कैलाश मंदिर, जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह किस शैली में निर्मित है? तो यह बेसर शैली में निर्मित है। बेसर शैली में निर्मित है। 20 का 3 हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर भारत में जो भी मंदिर निर्मित है वह नागर शैली में निर्मित है और दक्षिण भारत के स्थित मंदिर वह द्रविड़ शैली में निर्मित है। जो बीच में मध्य भारत में वह जो कुछ मंदिर है वह बेसर शैली में निर्मित है। बलवन की रक्त और लौह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो ये जो रक्त और लौह नीति है यह बलवन के द्वारा लागू किया गया और इसे त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला राजपूतों का विद्रोह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बात करें कि शासनकाल का, तो हुमायूं का शासनकाल, ऐसे तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक रहा। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर के 40 तक रहा। फिर बीच में शेरशाह का दिल्ली का स्थापत्य हो गया, तो उसके बाद फिर 55-56 इसका शासनकाल रहा। फिर इसके बाद आता अकबर का शासनकाल रहा 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। और बाबर के शासनकाल में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसके बाद फिर जहांगीर का शासनकाल आता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। इसके बाद यानी जहांगीर के बाद फिर शाहजहां आता है, तो शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1657 तक रहा, या फिर 58 बोल सकते हैं, मूलतः 57 तक ही था। उसके बाद फिर औरंगजेब आता है 1657 या फिर 58 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा और औरंगजेब का मृत्यु का यहीं से फिर मुगल काल का पतन स्टार्ट हो गया था। इसके बाद फिर कोई भी योग्य शासक नहीं बना और औरंगजेब के बाद फिर उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखिए 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है? लॉर्ड इरविन से नहीं है। तो हम बात करें कि चटगांव शस्त्रागार जो
1930 ईस्वी में यह हुआ था। और सबसे पहले देख लीजिए कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक था। तो चटगांव शस्त्रागार का हमला जो हुआ था यह 1930 में, और सूरसेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार से है। शारदा अधिनियम कब पास किया गया? तो यह 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में शारदा अधिनियम को पारित किया गया था। कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन यह लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसका जो सम्मेलन था यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। यह लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में किया गया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था यह लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह लॉर्ड इरविन के शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ था। चलिए आगे देखिए 24 नंबर कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन यह मजलुल हक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 24 का 3 हो जाएगा। और ये प्रश्न अगर हम आपको बता दें तो यह प्रश्न अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो एडुटोरिया के सेट में भी इस प्रश्न को हम हल करवाए हैं कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की शुरुआत मजलुल हक के द्वारा किया गया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बंबई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। 25 का 1 नंबर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वह 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गया। और इसी के तहत ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसमें बड़े बड़े या प्रमुख नेताओं को शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए 26 नंबर 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुआ था? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ के पैदल टुकड़े यानी 20 नेटिव इन्फेंट्री से मेरठ से हुआ था। 26 का 2 नंबर हो जाएगा। और 1857 की क्रांति का अगर चिन्ह की बात करें तो रोटी या चपाती जो था इसका चिन्ह था। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक किसे कहा जाता है? फिनिक्स फॉर्म कहते या फिर फिनिक्स बस्ती। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। अगर स्वामी विवेकानंद का यहाँ पे जिक्र आया है तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और आजाद मजदूर संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनके द्वारा विश्व भारती की स्थापना 1921 में किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो था यह आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया है। ये एक और ऑप्शन को देख लेते हैं। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था, तो बिल्कुल ही सही है। इसका दूसरा चरण अक्टूबर 1941 में शुरू किया गया, यह भी सत्य है। और देखिए अगला ऑप्शन जो है इसके दूसरे सत्याग्रही बृहदत्त थे, तो बिल्कुल ही गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो था वह पवनार आश्रम या महाराष्ट्र से किया गया था, जो 1940 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया। इसके पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त इसके तीसरे सत्याग्रही थे। यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है? तो यहाँ पर नहीं कर लीजिएगा कि कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन डी दिया गया मेटरनिक, लेकिन होना चाहिए यह कि इटली के एकीकरण 1871 में हुआ था। और इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजिनी, काउंट कावूर तथा गैरिबोल्डी का अहम योगदान रहा था। और उस समय वहां का शासक था विक्टर एमेनुअल। तो मेटरनिक का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है, तो इसका 29 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया है? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया। 30 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलता है या सबसे अधिक मत मिलता है वही चुनाव जीतता है या फिर वही उम्मीदवार उस चुनाव को जीतता है। यह हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से इस मत को स्वीकार किया गया या फिर इस प्रणाली को स्वीकार किया गया है। तो देखिएगा 32 नंबर भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो जो 11वीं अनुसूची है यह राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और जिसमें कार्य करने के लिए कुल 29 विषयों का जिक्र किया गया है। और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। और पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को
लागू किया गया। अगर सेट की बात करें तो सेट में इसका आंसर 2 दिया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है, कहीं कहीं मिसप्रिंट होता है या फिर टाइपिंग एरर होता है। आगे देखिए, हमसे जहां तक संभव हो पाता है हम उस आंसर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए 33 नंबर कि निवारक निरोध कानून उल्लेखित है किसमें? निवारक निरोध कानून का उल्लेख है आर्टिकल या अनुच्छेद 22 में किया गया है, जिसका संबंध स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 33 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 34 नंबर अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो जो अनुच्छेद 42 है वो राज्य को कैसा शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व या प्रसव सुरक्षा हेतु सहायता उत्पन्न किया जाएगा। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 42 में किया गया है। देखिए हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायत का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार या कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना, ये सब 41 में है। और जब हम 41 में कोई भी काम पाएंगे तो अनुच्छेद 42 में यही कहा गया है कि जो काम हमें मिले वह न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का होना चाहिए, यह अनुच्छेद 42 में कहा गया है। और जब हमें काम मिल गया है, काम न्यायसंगत है, मानवीय दशाओं का हमारे अनुकूल है, तो हमें फिर मजदूरी भी चाहिए। तो अनुच्छेद 43 में मजदूरी के बाद कहा गया है जो निर्वाह भत्ता की बात कहा गया है, जीवन निर्वाह के जो पैसा चाहिए उसकी बात अनुच्छेद 43 में कहा गया है। और 44 में अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। आगे देखिए 35 नंबर राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सलाह देने हेतु एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। भारत में महिलाओं की पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार यह 1926 में दिया गया। वोट देने का अधिकार पहली बार महिलाओं को 1926 में प्राप्त हुआ। अगर विश्व की बात करें तो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में 1893 में दिया गया, तो भारत में 1926 में प्राप्त हुआ। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के प्रारूपण समिति का सदस्य BN राव नहीं थे। चलिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था भीमराव अम्बेडकर और इसमें 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति के अगर गठन की बात करें तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इस समिति का गठन किया गया था। आगे देखिए 38 नंबर की निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा कर यह राज्य सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उसके कार्रवाई में भाग लेने तथा सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है, वह कौन है? तो हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगर बात करें कि महान्यायवादी को, तो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के श्रेणी में नहीं आता है? तो 40 का देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राज्यीय जल विवाद। यह अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद का उल्लेख अनुच्छेद 262 के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी राज्यसभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर आपका तमिलनाडु, जो जहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12 हो जाएगा। चलिए देखिए 42 नंबर, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1985 में किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में किया गया है। प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? तो पहली बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मीनू मसानी को नियुक्त किया गया था। प्रथम लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मीनू मसानी। अगला है 44 नंबर, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो सबसे उपयुक्त मापदंड होता है इसका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इसका सबसे उपयुक्त मापदंड है। 44 का 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? यह माना जाता है, तो यह साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। देखिए 46 नंबर, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? तो प्राथमिक घाटा जो है वह राजस्व घाटे में से सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को अगर घटा दिया जाए तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। अगला 47 नंबर,
मिनी गुणांक विधि क्या है? तो मिनी गुणांक विधि जो है यह आय की विषमता की माप है, आय की विषमताओं का माप है मिनी गुणांक। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्य आहार कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? जो 1 बजे लंच या फिर हम लोग टिफिन कहते थे, उस समय जो भोजन जो दिया जाता था खिचड़ी जिसे है, वो इसकी शुरुआत कब से किया गया है? तो इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी से किया गया है, मध्य आहार कार्यक्रम की शुरुआत। सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता होती है कितने % से अधिक? तो सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की जो धारिता होता है वह इसमें 51% से अधिक होता है, 51% से अधिक होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किन के द्वारा किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 ईस्वी में यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। यशवंत सिन्हा के द्वारा ही, जो उसमें तत्कालिक वित्त मंत्री थे, इन्हीं के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है कि सार्कोप्लाज्मा नामक तरल पाया जाता है किसमें? तो ये जो तरल पदार्थ है यह पेशीय ऊतक में पाया जाता है। 52 नंबर देखिएगा कि इसमें कहा गया कि महाधमनी निकलती है कहाँ से? तो जो महाधमनी है यह जो है बाएं नीलय से निकलती है। 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाएं नीलय। 53 नंबर देखिए कि मेटाकार्पल्स अस्थि पाई जाती है कहाँ पर? ये अस्थि पाई जाती है हथेली में। मेटाकार्पल्स अस्थियां यह हथेली में पाई जाती है। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्पल्स पाई जाती है कलाई में, और फैलेंजेई पाई जाती है अंगुलियों में, और पैरों की अगर बात करते हैं यहाँ पे फीमर और टिबिया हड्डी पैर में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुनः अस्त ग्रंथि भाग है किसका? तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यह नर जनन तंत्र का भाग होता है। 54 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर नीलहरित शैवाल किस जगत के जीव है? तो ये जो नीलहरित शैवाल है यह मोनेरा जगत के अंतर्गत नीलहरित शैवाल को रखा गया है। चलिए आगे देखिए 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग हो जाएगा पेचिस, जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। सिफिलिस जीवाणु की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्लेग की अगर बात करें तो यह भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टिटनेस यह भी बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होता है, और पेचिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। आहार नाल का पहला भाग कौन सा होता है? तो आहार नाल का पहला भाग मुख्य गुहा हो जाएगा। 57 का 4। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर श्वेत रक्त कण जिसे WBC कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण लिम्फ नोड, प्लीहा और यकृत इन सभी जगह पर होता है। निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो वह हो जाएगा प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। तो 59 का 1 नंबर हो जाएगा। अगर मोमबत्ती की अगर जिक्र कर ले तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए 60 नंबर कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? एक आदर्श तरल की अगर श्यानता की बात करें तो इसकी श्यानता 0 होती है। आदर्श तरल की श्यानता 0 हो जाएगा। 61 नंबर में कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? अनुप्रस्थ तरंग है यह द्रव के भीतर पैदा नहीं किया जा सकता या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो 61 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 62 नंबर यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में बह रही हो तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके ध्वनि की चाल और तीव्रता पर दोनों बढ़ जाएगी। दोनों जो ध्वनि की चाल और तीव्रता दोनों बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 62 का 1 हो जाएगा। चलिए देखिए 63 नंबर जब वस्तु का भार उस समय पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम हो तो उस स्थिति में वस्तु क्या होगी? जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम होता है तो उस स्थिति में कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु तैरती रहती है। कुछ भाग द्रव के ऊपर, पानी के ऊपर और तैरता हुआ रहता है। चलिए देखिए 64 अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थिर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी जब अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और सीधा और आभासी बनेगा। अगला प्रश्न है कैथोड किरणें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 65 का अगर बात करें तो इसमें से ऑप्शन 3 ये किरणें धनावेशित होती है, यह गलत है। जो कैथोड की किरणें होती है वह ऋणावेशित होती है, यही गलत है। बाकी ऑप्शन ठीक है। देखिए 66 नंबर ट्राई नाइट्रो
टाइलून। TNT एक क्या है? तो TNT एक तरह का विस्फोटक है। 66 का 4 हो जाएगा। कोलाइडी विलयन को किस तिथि द्वारा सॉरी यहाँ किस विधि है, कोलाइडी विलयन को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसे अपोहन विधि के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। फिटकिरी किस तत्व का यौगिक है? तो अगर फिटकिरी की बात करें तो यह पोटेशियम का यौगिक है। फिटकिरी पोटेशियम का यौगिक है। गैसोहोल मिश्रण होता है किसका? तो गैसोहोल मिश्रण होता है पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। आगे देखिए 70 नंबर, जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं? जब इस सीमेंट और जब घर बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए सीमेंट के साथ बालू और जल को मिलाया जाता है तो उसे मोर्टार कहा जाता है। मोर्टार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक नहीं है? तो 71 का अगर हम बात करें तो इसमें से क्रोसिन यह एक एंटीसेप्टिक नहीं है। एंटीसेप्टिक नहीं है। 71 का 4 इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 72 नंबर, कांच घुलनशील होता है किसमें? कांच जो होता है वह जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुल जाता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? यह भी पुस्तक बहुत बार पूछा गया है। यह स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यह कपिल देव की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? तो देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हो जाएगा CRPF। 74 का 1 हो जाएगा। और CRPF का अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखिए 75 नंबर, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य है बाल स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण इत्यादि गतिविधियां उपलब्ध कराना यूनिसेफ का मुख्य कार्य है। अगर बात करें कि यूनिसेफ की स्थापना की तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में यूनिसेफ का मुख्यालय है। चलिए बढ़िए अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना है। 76 का 3 हो गया। भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध किससे है? तो सत्यजीत रे का संबंध कला से है। कला से है। 77 का 2 हो जाएगा। और सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डिसेंट ऑफ मैन किनकी रचना है? डिसेंट ऑफ मैन यह पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। चार्ल्स डार्विन की रचना है डिसेंट ऑफ मैन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में किसने सर्वाधिक बार वीटो का उपयोग किया था? सबसे अधिक बार वीटो का उपयोग अस्थायी मेंबर ने जो किया हुआ है रूस सबसे अधिक वीटो का उपयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन 1 नवनीत जो है यह घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देखिएगा 81 नंबर, यहाँ पे ABC अकेले कार्य को 12, 10, 15 दिनों में पूरा करता है तो तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद B और C काम छोड़ देता है तो शेष काम A कितने दिनों में करेगा? तो देखिए इसको बता देते हैं कि A करता है 12 दिन में, B करता है 10 दिन में, C करता है 15 दिन में। तो टोटल यहाँ पे वर्क हो गया 60 टोटल काम हो गया। 12 की क्षमता आ जाएगा 5, 10 6 60 और 15 चौके 60। तो इन सभी का क्षमता निकल गया। अब आराम से आप यहाँ से बना सकते हैं कि इन तीनों के द्वारा 3 दिन में किया गया काम कितना है। तो तीनों के द्वारा 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 6, 4, 10, 5, 15। तो 15 काम 1 दिन में करता है तो 3 दिन में करेगा। 45 काम कर लिया तो बाकी बचे काम 15 काम बच गया। ठीक है, तो 15 काम अब ये अकेला करेगा कितने दिन में? तो 5 से भाग दे दीजिए, यहाँ से चल जाएगा पता 3 दिन। C अब ये अकेला काम करेगा 3 दिन में। तो बस 81 का हो गया ऑप्शन नंबर 2 3 दिन। आगे देखिए 82 नंबर, 82 का हम यहाँ पे आंसर को टिक करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1500 रुपया, या फिर इसका हम PDF भी आपको अपलोड कर देंगे, वहां से क्वेश्चन से आप आराम से बना सकते हैं। सोल्यूशन रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। 83 का भी ऑप्शन A हो जाएगा 700 रुपया, क्योंकि मैथ में हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ज्यादा मैथ का प्रश्न रहता नहीं है। तो अगर 84 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रिया के दाईं और चौथे स्थान पे होगा। 85 देखिए यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, तो 85 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 38 यहाँ पर देखिए पहले बढ़ा है 2 बढ़ा है, फिर 5, फिर 5 के बाद फिर यहाँ पे 11 बढ़ेगा तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। 11 के बाद फिर यहाँ बढ़ जाएगा 17, 23 और 31, और यह सब जो है अभाज्य संख्या की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु राज्य में किया गया है। 86 का 2 होगा। 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजिल में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है? बेस्ट एक्टर का खिताब
एड्रियन बॉडी को दिया गया है 87 का 1 हो जाएगा। 88 नंबर देख लेते हैं कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वह हो जाएगा 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85 है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत का स्थान क्या था। इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 25। आगे देखिए कि हाल ही में भारत ने अपने स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो विश्व का पहला देश बन चुका है। जो भारत का जो इसमें स्थान है वो चौथा है 91 का 4 हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो 2025 में भारत में कॉफी का उत्पादन में भारत का स्थान 7वां हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएगा अमिताभ कांत। 93 का 4 नंबर हो जाएगा। किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था और तब से ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। आगे देखिए 95 नंबर कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न 96 नंबर जनवरी 2025 में भारत किन 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहर की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। तो जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर इन दोनों शहरों को आर्द्रभूमि शहर की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब जो वर्तमान में नागेश्वर रेड्डी, जगदीप सिंह खेहर, रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा इन सभी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया जाएगा। चलिए आगे 98 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल का विजेता कौन है। तो इसके पुरुष एकल का विजेता हो जाएगा जैनिक सीनर। 98 का 1 हो जाएगा। 99 नंबर देखिए नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। इसके शीर्ष पर कौन रहा है। तो इसके शीर्ष पर है ओडिशा। 99 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन जनता मैदान में किया गया है। जनता मैदान में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए यहाँ से आज का जो ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ का ड्रॉ सेट है इसका सेट 2 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करें और इस सेट में आप सभी का कितना नंबर आया यह भी बताइए और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक करें और जो भी इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।